भारत, जो एक समय अनाज के संकट से जूझने वाला देश था, आज चीन को पछाड़कर विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला देश बन गया है। और यह संभव हुआ है किसान, विज्ञान और साथ साथ नीति, जब ये तीनों का संगम हुआ है। यानी कि किसान, विज्ञान और नीति तीनों को एक साथ मिलने पर इस मुकाम को हासिल करने में भारत सफल हुआ है। ये जानकारी कहाँ मिली है? तो ये जानकारी मिली है दरअसल भारत के कृषि मंत्री के द्वारा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में कुछ नई क्षेत्रीय फसलों का और साथ साथ कुछ उन्नत किस्म का वहां पर उद्घाटन किया जा रहा था। और वहीं बताया गया केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा कि इस वर्ष में, जो पिछला वर्ष था, उसमें भारत के द्वारा जो चावल का प्रोडक्शन है, जो चावल का उत्पादन है, वो 150.18 मिलियन टन के करीब रहा। और ये आंकड़ा चीन के 145.28 मिलियन टन से ज्यादा था। इस तरह से भारत पूरे विश्व में पहले स्थान पर चावल के प्रोडक्शन के मामले में आ गया है। अब देखिए, चावल के उत्पादन में अगर भारत पहले पायदान पर आता है तो उसके पीछे क्या मुख्य कारण है, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। चावल के विषय में कुछ मूलभूत चीजों को जानने के साथ साथ तो खबर यही है कि फिलहाल आज के समय में अगर आप देखें तो दुनिया में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला देश कौन सा बन गया है? भारत। हालांकि निर्यात में हम पहले भी पहले नंबर पर थे, 40% वर्तमान में अगर देखें तो जो निर्यात हो रहा है उसमें हिस्सेदारी भारतवर्ष की है। ये जानकारी कहाँ मिली? तो शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में दी, जो ICAR का एक कार्यक्रम था जिसमें विकसित फसलों की और 184 उन्नत किस्मों के फसलों का उद्घाटन का एक कार्यक्रम था। अब इसमें केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की भी भूमिका रही है, अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाएं जो चली हैं उसकी भी भूमिका रही है, और निजी बीज कंपनियां जो रही हैं उसकी भी भूमिका रही है। सबकी भूमिका जब एक साथ मिली है तो ये परिणाम देखने को मिला है। यानी कि किसान, विज्ञान और पॉलिसी तीनों के संगम के बाद ये परिणाम देखने को मिला है। तो देखिए, चावल की अगर बात करें तो ये बेसिकली कैसी फसल होती है? चावल मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो खरीफ की फसल होती है। और इसके लिए जो परिस्थिति चाहिए, कैसी परिस्थिति चाहिए? तो वहां पर आर्द्रता भी होनी चाहिए, वहां पर जलवायु जो है वो गर्म भी होनी चाहिए, यानी कि वर्षा भी वहां पर, पानी भी होना चाहिए, और टेम्परेचर में जो है वो गर्मी भी होनी चाहिए। अब मुख्य तौर पर आप देखेंगे तो पूर्वी दक्षिणी भारत में जो गर्म क्षेत्र है वहां पर, जहां पर वर्षा ठीक ठाक हो जाती है, वहां पर 2 से 3 फसलें इसके एक वर्ष में इसकी दिखाई देती हैं। बुआई के समय 10 से 12 सेंटीमीटर तक पानी इसमें होना चाहिए, यह भी इसके लिए कंडीशन होती है। और पूरे इसके हम कह सकते हैं इस फसल के पूरे चक्र में अगर आप देखेंगे तो वर्षा और सिंचाई का महत्वपूर्ण रोल होता है। अब देखिए, ये इसमें अगर आप देखेंगे तो खरीफ, रबी और ग्रीष्मकालीन फसल आपको दिखाई देगी, लेकिन जो आदर्श कंडीशन होती है वो खरीफ की फसल ये मानी जाती है। तो इसके लिए टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए और वर्षा की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। अब गर्मियों में आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, जो कि भारत में आप देखेंगे चावल के लिहाज से सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर कृष्णा गोदावरी डेल्टा के डेल्टाई क्षेत्रों में पूरे साल पानी की उपलब्धता होती है, इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे चावल का उत्पादन भारत में सर्वाधिक यहीं पर होता है। औसत वार्षिक वर्षा इसके लिए कितनी होनी चाहिए? तो आइडियल कंडीशन जो होती है वो 150 सेंटीमीटर से अधिक अगर औसत वर्षा होती है तो चावल के उत्पादन के लिए वो सबसे आइडियल कंडीशन मानी जाती है। लेकिन अगर कहीं पर कम हो रही है तो सिंचाई के द्वारा उस चीज को फुलफिल किया जा सकता है। साथ साथ नदी घाटियों, बाढ़ के मैदानों, डेल्टा और तटीय मैदानों में एक प्रमुख फसल के तौर पर इसको देखा जाता है। चिकनी मिट्टी अगर होगी, मिट्टी का नेचर देखें तो उसमें जल धारण की क्षमता ज्यादा होती है, तो चिकनी मिट्टी में इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। साथ साथ दक्षिण भारत के जो तटीय मैदान है, कर्नाटक और तेलंगाना के जो सिंचित क्षेत्र है, वहां पर भी इसका उत्पादन होता है। भारत में अगर राज्यों के लिहाज से देखें तो पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद पंजाब का स्थान आता है। ये मुख्य राज्य हैं जहां पर चावल की उत्पादकता क्या, चावल का उत्पादन ज्यादा होगा। उत्पादकता और उत्पादन का कॉन्सेप्ट अलग है। अब देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा एरिया में किस राज्य में खेती होती है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। अब इसके अलावा इसमें अलग अलग क्षेत्रों को इसके अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे जो नदी का आप देख सकते हैं, जो हम कह सकते हैं कि जहां नदी वाले क्षेत्र होते हैं, गीली निम्न भूमि में चावल की खेती होती है। समुद्र तल से जो थोड़ा नीचे का क्षेत्र होता है वहां भी चावल की खेती होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप कुट्टनाड केरल को देख सकते हैं। पहाड़ी एरिया में भी चावल की खेती होती है। यह अलग बात है कि उसकी 2-3 फसलें वहां नहीं हो सकती हैं क्योंकि टेम्परेचर वहां पर बहुत कम होता है। वहां पर सीढ़ीदार कुछ खेत बनाए जाते हैं, शुष्क ऊपरी भूमि का चावल उसको कहा जाता है। कुल मिला के ये अलग अलग तरीके हैं। सबसे मेन चीज इसमें ध्यान जो रखना है आपको, चावल मुख्य तौर पर खरीफ फसल के तौर लिए जानी जाती है। आर्द्र और गर्म जलवायु इसके लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है। 150 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर वर्षा होगी तो इसके लिए आइडियल कंडीशन है।
अब बात करेंगे कि ये जो प्रोडक्शन बढ़ा है उसमें किस चीज का मुख्य तौर पर योगदान है। तो देखिए, किसानों के योगदान को इनकार नहीं किया जा सकता है, विज्ञान का इसमें एक अहम रोल है, और साथ साथ जो पॉलिसी बनी है, जो सपोर्ट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार कोर्स। अगर आप यूपीएससी की तैयारी 2027, 28, 29 के लिए करना चाहते हैं और एक ऐसा कोर्स आपको चाहिए जिससे आपका जीएस का बेसिक तैयार हो जाए, तो आपके लिए बेस्ट कोर्स है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, जिसको कि आप अपने घर बैठे या किसी भी जगह से इस तैयारी को आप बिल्कुल मजबूती से कर सकते हैं। सबसे आकर्षक बात है इसकी कीमत, 24,999 रुपए में यह कोर्स आपको मिल रहा है, और इस कोर्स को लेकर आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और फिर अगर ऑफलाइन बैच में आप आएंगे तो ये पूरी की पूरी फीस आपकी उसमें एडजस्ट कर दी जाएगी। तो एक तरह से ये कोर्स आपके लिए निःशुल्क हुआ। अब इस कोर्स में और क्या विशेषताएं हैं, तो देखिए, इसमें 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं आपको मिलेगी, 18 क्लास टेस्ट आपको देने को मिलेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को धार दे पाएंगे। आपको करंट अफेयर्स का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो 2 साल के क्लासेस आपको उसके एक्सेस तो मिलेंगे ही, प्रिंटेड मटेरियल्स मिलेंगे, और बहुत सारी चीजें, किसी भी तरह का आपका डाउट है वो क्लियर किया जाएगा। इस फीस में भी आपको डिस्काउंट और मिल जाएगा अगर आप AMI TABH इस कूपन कोड को अप्लाई करते हैं। बैच की बात कर ले तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में बैच आपको मिलेंगे। हिंदी माध्यम का बैच 5 जनवरी 2 बजे से, इंग्लिश मीडियम 6 जनवरी 3 बजे से, इंग्लिश मीडियम 7 जनवरी 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है। कूपन कोड अमिताभ से आप अतिरिक्त डिस्काउंट पा सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक हम बात करते हैं विज्ञान की, जब चर्चा आती है तो जो जीनोम एडिटिंग चावल है, ये एक ऐसी तकनीकी है जो जीनोम एडिटिंग चावल को, इस तकनीकी को इजाद करने वाला या इस तकनीकी को इंप्लीमेंट करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने जीनोम एडिटिंग करके चावल बनाया। और 2 चावल की किस्में यहां आपको दिखाई दे रही हैं। ये दोनों DR राइस 100, जिसको कि कमला नाम दिया गया, ICAR हैदराबाद के द्वारा इसको बनाया गया। और दूसरा, ये सामा मंसूरी चावल की किस्म में ही क्या किया गया, इसमें साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज 2 जीन को संशोधित किया गया। दूसरा चावल था आपका पूसा DST राइस 1, ICAR नई दिल्ली के द्वारा बनाया गया, जीनोम एडिटिंग तकनीकी से चावल विकसित करने वाला दुनिया के पहले देश के रूप में भारत बना था। अब जीनोम एडिटेड धान जो है, उस किस्म को अगर भारत दुनिया का पहला देश ऐसा बनता है, ICAR ने यह काम किया, तो DRR 100 राइस, जिसको कमला नाम दिया गया, और पूसा DST चावल, इन दोनों के माध्यम से भारत ने इस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जो तकनीकी एक सफलता है, उसमें एक झंडा गाड़ने का काम किया। अब देखिए, इससे होता क्या है, जीनोम एडिटिंग चावल से होता क्या है, इसमें क्रिस्पर CAS जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया। यानी जीनोम एडिटिंग की जो टेक्निक है, उसमें किसी प्रजाति के किस्म को किसी दूसरी प्रजाति के DNA में प्रवेश नहीं कराया गया, बल्कि यहां पर क्या किया गया, यहां पर उसी में, उसके पदार्थों में जो आनुवांशिक पदार्थ हैं, उसी में सटीक रूप से कुछ संशोधन किया गया। इस तरह से इस तकनीकी का इस्तेमाल करने वाला भारत पहला देश बना। अब इसमें बायोसेफ्टी नियमावली का भी ध्यान रखा गया। बायोसेफ्टी नियमावली में जो साइट निर्देशित नियमावली है, उस नियमावली में न्यूक्लियेज 1 यानी कि जिसको SDN 1 कहते हैं, और साथ साथ SDN 1 और 2 का प्रयोग किया गया, और इसी को मंजूरी दी गई है। जीनोम एडिटिंग में SDN 1 और SDN 2 को ही मंजूरी दी गई है, उसका प्रयोग किया गया। अब देखिए, इस प्रयोग का मतलब क्या है, इसके निहितार्थ क्या है। इसका प्रयोग करने से यह होता है फायदा कि देखिए, एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जो सामान्य चावल है उसमें जो प्रोडक्टिविटी, उसकी उत्पादकता जो होती है, उसकी तुलना में अगर आप देखेंगे, जीनोम एडिटेड जो चावल होगा उसकी 19% लगभग उत्पादकता बढ़ जाती है। तो पहला फायदा ये हुआ। दूसरा यह है कि जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। लगभग ऐसा अनुमान किया गया था जब इसको बनाया गया था कि 75,000 मिलियन क्यूबिक मीटर सिंचाई जल की इससे बचत होगी। तो जल आपका कम लग रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, अब उस जल का इस्तेमाल दूसरी जगह सिंचाई में आप कर पाएंगे। तीसरी बात आप देखें, जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव होता है, जिससे फसलें नष्ट होती हैं, तो उस विपरीत प्रभाव को बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ जाती है। यह किसका परिणाम है? यह विज्ञान का ही परिणाम है, क्योंकि इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भी कमी आती है, और उसके लिए, उसका सामना करने के लिए इन बीजों में जो क्षमता होती है वो पारंपरिक तरीके से जो बीज डेवलप होते हैं उनसे ज्यादा होती है। अन्य लाभ यह है कि ऐसी किस्में सूखा भी झेल लेंगी, अगर लवणता कहीं पर ज्यादा कम है उसका प्रभाव भी कम पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन को सह सकती हैं, और प्रतिकूल परिस्थिति अगर होगी उसके बावजूद ये अच्छी फसल देने में ये जो बीज होते हैं वो निपुण होते हैं, या हम कह सकते हैं दक्ष होते हैं। तो ऐसी दिशा में ये जो तकनीक है, इस तकनीक विकास का ही परिणाम है कि आज भारत जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचा है। अब इसमें ICAR और साथ साथ NASF, इन दोनों का ही परिणाम था कि ये जो दोनों चावल की आप किस्में देख रहे हैं,
इनको डेवलप किया गया। तो हम अगर शॉर्टकट में कहें तो इस तरह की जो तकनीकी होती है वही इस प्रोडक्शन को बढ़ाने में सहायक रही है, किसानों और साथ साथ पॉलिसी लेवल पर गवर्नमेंट के साथ मिलने के अलावा। जैसे डीएसआर हुआ, डीएसआर क्या होता है? डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। अब डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस क्या है? एक मेथड होता है। इस मेथड से क्या करते हैं, जो पारंपरिक मेथड होता था, पहले नर्सरी तैयार की जाती थी, अब नर्सरी से फिर पौधों को निकाल निकाल कर रोपने की जो विधि थी, ये पारंपरिक विधि थी। अब इसमें क्या हुआ, इसमें डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस हो रहा है, मतलब आपको डायरेक्ट सीड को ही आप जमीन में रोपते हैं। तो इससे क्या होगा कि श्रम भी कम लगता है, क्योंकि श्रम साध्य ही इसको माना जाता है चावल की जो खेती होती है। अब यहां पर आपका श्रम भी कम लगेगा और पानी भी कम लगेगा। तो इस तरह से सीधी बुआई से एक तो श्रम की बचत हो रही है, पानी की बचत हो रही है, साथ ही जो फसल चक्र है, जिस चीज को तैयार होने में आपको लंबा समय लग रहा था, फसल चक्र भी आपका छोटा होगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, समय की बचत होगी, श्रम की बचत होगी, संसाधन की बचत होगी। तो इन सारी चीजों का एक समेकित परिणाम है कि आज भारत चावल के प्रोडक्शन में 150.18 मिलियन टन अगर इसका प्रोडक्शन होता है, चाइना को पछाड़ता है, तो इन सारी चीजों के समेकित प्रयास का यह परिणाम है। तो चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं कि DRR चावल 100 किसके नाम से, किस अन्य नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। सोनम, कमला, मेघा या शांति। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। ध्यान रहे, अगर हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल जो है हमारा टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है, उसको आप फॉलो कर लीजिए। वहां पर इस कार्यक्रम की लिंक PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।